वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, डिप्टी पार्लिमानी लीडर तार साहब हैं। उन्होंने भी सिंध असेंबली के अंदर इस डंपर जिस सवाल पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी आवाज उठाने की कोशिश की गई। वो मामला क्या है कि आखिर क्यों इतनी इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। असेंबली फ्लोर से पे आवाजें उठ रही हैं, सिविल सोसाइटी आवाज उठा रही है, हर फोरम पे इसकी आवाजें उठा रही है। मगर क्या मामला है कि इसके ऊपर वो संजीदगी जो दिखनी चाहिए। 500 से ज्यादा अफराद लुकना अजल बन चुके हैं जनाब इस मसाल। और बड़ी ही मामला यह है कि एक FIR के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किसी एक मुलजिम को कोई सजा हो जाती तो ये अब तक सामने नहीं आ रही है। कैसे ये फिर मामला ठीक होगा? तो कोई और मामला तो नहीं बन जाएगा इस हादसा से, क्योंकि माजी गवाह है इस शहर का, बड़े मामला खराब हो जाते हैं। ताज साहब हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। ताज साहब, आपने असेंबली में फ्लोर पे भी आवाज उठाई, रिएक्शन उस तरह नहीं देखा गया। क्या ये इतने सारे लोग जो जान की बाजी हार रहे हैं कि कोई वर्थ नहीं है, कोई किसी जगह पे वो काउंट नहीं हो रहे? क्या तासुर मिलेगा अगर इस तरह की स्पीचेस हो रही होंगी और उस पर ऐसा तासुर आएगा? शुक्रिया अली साहब, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बिल्कुल जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमें जिस तरीके का, जिस सीरियसनेस के साथ सवाल किया गया, जिस तरह की बात की गई, उस वक्त भी मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहा कि ना ये सियासी मसला है, ना ये लिसानी मसला है, ना ये किसी और किस्म का मसला है। ये एक इंसानी मसला है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इंसानी जानों का मसला है। इसको सीरियसली एड्रेस करें, इस पे इक़दाम करें। आज तक क्या इक़दाम किए गए वो इक़दाम करें, उनको बेहतर बनाएं। ये रोजाना की बुनियादों पे जिस तरीके से ये बेलगाम डंपर जो हैं ये मौत बांटते फिर रहे हैं इस शहर में, ये किसी हाल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, हमने कहा जी डंपर बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, जो डंपर जलाए उसको भी कानून अपनी गिरफ्त में ले, कानून गिरफ्तार करे, उसका भी जो कानून के मुताबिक सजा है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन भाई, आप कंपनसेशन का ऐलान करते हैं कल जाके उन लोगों के लिए जिनके डंपर जले हैं। अच्छा चलें, कह दिया, आपने कह दिया, हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप हुकूमत हैं, आप दे सकते हैं। माली नुकसानात जो हैं वो हुए हैं जिनके, उनको डंपर्स की कंपनसेशन दें। लेकिन भाई, जिनका इंसानी नुकसान हुआ है, जिनकी घरों में उनके बाप बेटे कोई प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, तो इंसानी जान का क्या नुकसान आप देंगे? आपके पास माली नुकसान का कंपनसेशन है, इंसानी नुकसान के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। हम ये सर, कहते मैं हैं कि अफसोस के साथ अफसोस ही हो रहा है जो चीजें हम देख रहे हैं उस पर यकीनी तौर पे तकलीफ के मामला है। और इसके साथ जज्बात जो है इकट्ठे, क्योंकि जो पिक्चर जो विजुअल्स आते हैं ना उन 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 हादसात की तो रूह कांप जाती है यकीनी तौर पे। और अब किसी ने बड़ा लिखा हुआ था कि जनाब उस बच्ची की शादी होने वाली थी, बाप को पता नहीं है, वो उस वक्त तोबे में था। मतलब इतनी इंतहाई तकलीफ दे मामला। उसके बाद अगर आप मुझे रुकन असेंबली है मुझे ये बताएंगे कि जनाब माली नुकसान को तरजीह दी जा रही है जबकि जानी नुकसान, तो फिर सर किसको कसूरवार समझे? फिर ये हम देख रहे हैं कि जी इब्तिदाई रिपोर्ट में मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस लेकर वो साहब जो है वो इतना बड़ा हैवी व्हीकल चला रहे थे। फिर अभी किसको जाकर कहाँ एहतजाज करें सर? थोड़ा सा हमें ये भी बताएं ना कि इतनी खुलकर गलतियां हो रही हैं और उसके बाद भी ये सिचुएशन बन रही है, फिर ये कहाँ जाकर ठहरेगा मामला? देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी आज रविश एक सीनियर वजीर साहब ने डाल दी है। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और जो बातें हमने नहीं की वो भी इल्जाम तराशियां करना शुरू कर दी, इल्जाम तराशी की सियासत करना शुरू कर दी। हमने तो कहीं से उसको लिसानी रंग देने की कोशिश नहीं की। हमने तो उस पख्तून बच्ची के लिए आवाज उठाई जो हामला थी, जिसका बच्चा सड़क पे पैदा हुआ और उसको अस्पताल ले जाते हुए वो दम तोड़ गया। हम तो कह रहे हैं कि ये तो सभी का मसला है। अगर डंपर किसी को आके मारता है तो वो सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, महाजन थोड़ी देखता है, वो तो सड़क पे चलने वाले तमाम लोगों सर के लिए एंड खतरा है। इंतजामी मसला है यही तो सर। मैं इस सूबे हमारे सूबे की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा अफसोसनाक मामला है। दुनिया भर में मामला इंतजामी हैसियत से देखे जाते हैं, ना जाने क्यों इसी इधर इधर ही जो है वो हमेशा लसानियत का मामला आ जाता है। सर ये क्यों है? ये कब खत्म होगा? अभी नंबर प्लेट को ही हम रो रहे थे कि जी पैसे नहीं, इसको इसको इस तरह मामला को मैनेज करो कि असल बंदा, एक आम आदमी पैसे नहीं दे पा रहा, मगर मामला कहीं और गया। अभी इस वाले मामले के अंदर भी, डंपर्स वाले के अंदर भी लसानियत की क्यों आ जाती है सर? ये कब तक चलता रहेगा तार साहब?
देखें, फेस सेविंग का कोई तो तरीका है ना। जब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होता, अजरक वाली बात हुई, हमने कहा भाई हमें अजरक से कोई एतराज नहीं है, नंबर प्लेट फ्री दे दो, पूरी नंबर प्लेट पे अजरक लगा दो, नंबर प्लेट फ्री दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो खुश हैं, आप सिक्योरिटी फीचर एनहांसमेंट कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, नंबर प्लेट्स दें। लेकिन भाई उसका बोझ अवाम पे क्यों डाल रहे हैं यार? आज तक अगर आपने नंबर प्लेट्स नहीं की तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आज शजील मेमन साहब ने कहा ट्रैकर लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे, और भाई 17 साल से आपकी हुकूमत है, सो रहे थे क्या? आज आपको जाके याद आ रहा है कि आप ट्रैकर लगाओगे, शाह कैमरे साहब लगाओगे डिप्टी डंपर्स पे? पार्लिमानी लीडर है, अपोजिशन बेंचेस पर आप लोग हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मामला कहाँ तक पहुंचा? कब असेंबली के ऊपर ये बात की जाएगी? वो कैमरे लग रहे थे, वो ये सवाल है लोग, इससे बड़े मामला जुड़े हुए हैं, ये क्यों प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है काम नहीं हो रहा? ये डंपर्स सेफ वाला सिटी मामला है, प्रोजेक्ट सेफ इंतजामी है। सिटी प्रोजेक्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी ना सूबाई हुकूमत के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह उनकी सुस्त रवि या उसको बदनीयती या करप्शन या क्या कहें, मेरी तो समझ से बाहर है कि कोई काम, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इस हुकूमत की कारकर्दगी सर बेहतर हो। मैं इस नुक्ते के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसमें सूबाई वजीर शकील साहब कह रहे हैं कैमरे अपनी गाड़ी में लगा दो। सो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का है जो शहर भर में कैमरे लगाने थे सर। माशी हद है, पता चले, चोरों डकैतों को भी पता चले, ये डंपर वालों को भी पता चले। तो सरकार के पास बजट, सारी चीजें कहा जा रहा है ना कि जी कर दी गई है, तो ये कैमरे वो कब लगेंगे? सर ये तो जब तक पुरअमन तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेगी, उतनी एहतजाज करेगी जितने एहतजाज की इजाजत इस मुल्क का आइन और कानून देता है, जो हमारा बुनियादी हक है, हम एहतजाज करेंगे, अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इस शहर के लोगों के हुकूक की जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इस शहर के लोगों को हुकूक दिलाएंगे। इस तरीके से तो हमने देख लिया कि फ्लोर पे बात करके कुछ भी नहीं होता, नहीं होगा, हम अदालतों में जाएंगे, खामोश थोड़ी बैठ सकते चले हैं। मैं इस शहर मैं की यकीनी तौर पे जो असेंबली के मैं देखे ना, मैं फिर इससे भी बहुत सारी चीजें अखज करूंगा। लोग फिर अपना मौकिफ कहते हैं शायद अपोजिशन ठीक नहीं हो रही, अपोजिशन उतनी जानदार नहीं है कि देखें कि इतने नॉर्मल मामला भी जो है पूरे नहीं हो पा रहे। फिर लोग ये बातें भी करते हैं ना मिर्जा साहब। देखिए लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, समझदार लोगों का शहर है। ये उन लोगों का शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 60% और सिंध को 97% रेवेन्यू कमा के देते हैं। और इस शहर के लोग ना पिछले 40 साल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। 2024 में भी आपने देखा किस तरीके से अवाम ने अपने घरों से निकल के वालेहाना अंदाज में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वोट दिया और अपने मुंतखब नुमाइंदों को ऐवानों में भेजा। आज भी अगर हम नुमाइंदगी कर रहे थे तो वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। आज तो आप माइनॉरिटी डे समझ का रहे हैं कि प्रोग्राम था, अब इस तरह के मामला को, अच्छा तासम हमने अगर अब नहीं होगा माइनॉरिटी इस तरह के हमने मामला को। माइनॉरिटी जी, हमने माइनॉरिटी डे की जो करारदाद थी पीपल्स पार्टी की, उसकी हिमायत की। हमने बताया बिल्कुल जी, अकलियतों के हुकूक के जद्दोजहद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट करती रही है, करती है और आगे भी करेगी। और ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ये जो डंपर का मामला है, ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो इस पे वो वजीर साहब इस नाराज हो पर गए। अपोजिशन लेकिन बेंचेस पर बैठी एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि वो एहतजाज का दायरेकार बढ़ाए, मतलब एहतजाज की तरफ जाएगी। ऑपोजिशन जमात, देखें इस शहर में जितना जैसा जो भी काम हुआ है ना, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ही मुख्तलिफ अदवार में हुआ है, ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। तो इस शहर की आवाम का हम पे यकीन है और हमें इस बात का यकीन है कि अब नेक नियति से इस आवाम के हुकूक की जद्दोजहद हम जारी रखेंगे और इस आवाम का जो हक है वो हुकूक उनको दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया दा साहब, जिद्दोजहद जारी रखेंगे और जो अवाम का हक है वो उनको दिलवाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे। आपके सामने सारी चीजें, सिचुएशन मैं बताता रहता हूँ और करता रहता हूँ और कोशिश कर रहा होता हूँ कि कहाँ जाके पूछा जाए कि जी अपोजिशन नहीं काम कर रही तो काम नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करते दे रही, वजीरों का कोई मामला है, क्या मामला है कि सिंध के अंदर बेसिक इश्यूज के ऊपर जो है वो लसानी सियासत को हम भी देख रही होते हैं। आखिर कब तक चलता रहेगा ये? इस शहर, इस सूबे के लोग कब तक सफर करते रहेंगे? और ये किस तरह चीजों को चलाया जाएगा? अब लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर, अब लोकली चीजों के ऊपर
लोग फौरन सोशल मीडिया के ऊपर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं चल सकेगा इस तरह। अब लोग अपनी राय दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अदालना तौर के ऊपर बताया जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। अब काम करना पड़ेगा। आपके साथ 3 सूबे और भी हैं, उधर के मवाजना किया जाने लगा है। हर चीज के अंदर अब पंजाब के साथ मवाजना किया जाता है। उसके हवाले से यकीनी तौर पे देखना पड़ेगा। और तकलीफ दे मरना है। मेरे साथ बैरिस्टर हसन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इन्होंने पिटीशन भी गालिबन फाइल की थी। मैं मेरे ही प्रोग्राम में इन्होंने सबसे पहले बताया था। मैं इनसे दोबारा उस हवाले से भी जानने की कोशिश करूंगा। और एक सवाल है, हसन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सिर्फ एक सवाल का मुझे लाजमी यकीनी तौर पे जो सुनने वाले हैं वो भी इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि भैया FIRs भी होती हैं, क्यों उसके नतीजे सिफर निकलते हैं, और आपकी पिटीशन कहाँ तक पहुंची? अली भाई बहुत शुक्रिया मुझे आपके साथ ऑन एयर लेने के लिए। K21 का मैं बेहद मशकूर हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब FIR केस रजिस्टर्ड करते हैं ये लोग ड्राइवर्स के खिलाफ, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वीक होने की वजह से, इन्वेस्टिगेशन में एक नॉन सीरियस बिहेवियर, एक अनइंटरेस्ट बिहेवियर रखने की वजह से जो सेक्शन लगने चाहिए। सर एक हसन साहब, एक FIR होगी, कत्ले खता लगेगी ना इसके अंदर, अब ATC तो नहीं लगेगी ना। तो अब क्या मामला है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो चीजें, प्रोसिक्यूशन के अंदर वो चीजें बेहतर अंदाज में नहीं साबित हो पाती, कहाँ लैकिंग हो रही है? देखिए, इसके अंदर लैकिंग ये हो रही है, 2 सेक्शंस होते हैं। जो एक कत्ले खता जो सेक्शन 320 है पाकिस्तान पीनल कोड का, दूसरा कत्ले बिस्सबब जो सेक्शन 322 है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन से पहले FIR लॉन्च करती है तो मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस नहीं भी होते हैं उनको भी कत्ले खता के सेक्शंस को लॉन्च करके उनके ऊपर FIR काट देती है और उनको 322 से सेफ किया जाता है। डेलिबरेटली ये एक्ट किया जाता है ताकि ड्राइवर जो है वो सेफ रहे, क्योंकि कत्ले खता जो 320 का ऑफेंस है वो तो बेलेबल है और उनको ये अंदाजा होता है कि इनको बेल मिल जाएगी। जबकि सेक्शन 322 जो है कत्ले बिस्सबब, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जिसके पास लाइसेंस नहीं हो या डेलिबरेटली उसका कोई ना कोई इसके अंदर उसने इंटेंशनली वो एक्ट किया हो तो 322 होता है। उसके बाद जब चालान का पीरियड आता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये होता है कि जो मालिकान होते हैं जिनकी डायरेक्शंस पे वो ड्राइवर उनके ट्रॉलर या डंपर्स लेके चल रहे होते हैं, उनको 114 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अबेटमेंट सहूलतकारी के अंदर नॉमिनेट किया जाता है। जबकि अलमिया कराची के अंदर यह हो रहा है कि जितने डंपर्स लोगों को मार रहे हैं पिछले 7 महीने के अंदर, अभी तक जो रिपोर्टेड हादसा में डेथ्स हैं वो 500 से तजावुज कर गई हैं। और किसी एक केस के अंदर, अली भाई आवाज कट रही है आपकी, किसी केस के अंदर आप कह रहे हैं डंपर्स मालिकान को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है? बहुत से केसेस ऐसे हैं, मेजॉरिटी केसेस के अंदर डंपर मालिकान को जो है वो 114 के तहत चालान के अंदर ना नाम डालते हैं ना उस सेक्शन को इंक्लूड किया जाता है जिसके तहत कम से कम मालिकान की तो गिरफ्तारी अमल में आए। और ठीक है हसन साहब, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करे तो बता रहे थे कि जनाब कत्ले खता का मामला है और साथ साथ डंपर्स मालिकान का जो है वो नाम नहीं निकाला जाता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अवीज़ा को दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।